सिलेक्शन लाना है अपन को, है ना, बहुत मेहनत करनी है अपन को, जबरदस्त मेहनत करनी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक बहुत गजब का टॉपिक है और सवाल देके जाता है। कई बार आपके सिलेबस में लिखा होता है, कई बार नहीं लिखा होता है, तो भी इसे पढ़ना है आप लोगों को। देखिए क्या उद्देश्य है इसका, हम कहां जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, जो संविधान के आदर्श क्या है, संविधान की आकांक्षा क्या है, संविधान के आप लोगों के स्रोत क्या है, संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, संविधान निर्माणकर्ताओं की क्या उम्मीदें रही हैं, संविधान निर्माणकर्ताओं की क्या हम लोग कहेंगे कि किस तरीके से उनके क्या उद्देश्य रहे, किन उद्देश्यों को वो प्राप्त करना चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं, किस प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं, ये सब अगर कहीं से मालूम होता है तो वो मालूम होता है हमें प्रस्तावना से। इस बात को ध्यान रखें आप लोग कि हम क्या ध्येय क्या है हमारा, हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, संविधान के आदर्श क्या है, संविधान की आकांक्षाएं क्या है, संविधान के प्राधिकार के स्रोत क्या है, संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, संविधान निर्माण के समय निर्माणकर्ताओं के क्या उद्देश्य रहे हैं, किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते थे, और किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की समानता की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं। ये सब हमें जहां से मालूम होता है वो है हमारे प्रस्तावना। और प्रस्तावना को शुरुआत में आपको मालूम होगा 13 दिसंबर 1946 को वार था, शुक्रवार का, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को सोमवार का वार था, तो सोमवार के बाद में 10 दिसंबर को मंगलवार, 11 को बुधवार, तो 13 दिसंबर को आप लोगों के शुक्रवार होगा। शुक्रवार को पंडित नेहरू के द्वारा 8 अनुच्छेदों में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वो उद्देश्य प्रस्ताव से कहीं न कहीं प्रस्तावना मेल खाती है, इसलिए हम इसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। और अर्थ भी समझ गए होंगे आप लोग कि हमारे उद्देश्य क्या है, हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब कहां से मालूम होती है, हमें प्रस्तावना से मालूम होती है। अब देखिए, अब प्रस्तावना ये नहीं कि प्रस्तावना के शब्द आप रट के चले गए, नहीं, प्रस्तावना को बहुत गहराई से अंदर जाके पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान के स्रोत क्या है हमारे, संविधान के स्रोत। नमस्ते नमस्ते, हाँ नेहरू जी को उद्देश्य प्रस्ताव, बेटा सभी को क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे आप लोग, कि संविधान के स्रोत क्या है हमारे, और संविधान की जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है ना। संविधान के स्रोत क्या है, प्रकृति क्या है, संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, कितने प्रकार की न्याय की बात कर रहा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, कितने प्रकार समता की बात कर रहा है। प्रस्तावना में समता शब्द लिखा हुआ है, समानता शब्द नहीं लिखा हुआ है। इस बात को आगे बढ़ने से पहले आप नोट कर लें अच्छी तरीके से। प्रस्तावना में समता शब्द लिखा हुआ है बेटा, समानता शब्द नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। आ जाइए, देखिए संविधान के स्रोत क्या है। हम कहेंगे हम भारत के लोग, यानी संविधान की जो स्रोत है वो क्या है, जनता है। आप लोग कहेंगे भारत में सर्वोच्च क्या है, हम लोग कहेंगे जनता है। हम कहेंगे संविधान की प्रकृति क्या है, हम कहेंगे सर प्रभुता संपन्नता, कि हम किसी देश पे डिपेंड नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने आप में, हम बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, भारत देश अपने आप में स्वतंत्रता है, यानी हम प्रभुत्व संपन्नता है, हम किसी बाहरी शक्ति पर डिपेंड नहीं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। देखिए समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द थे, मूल प्रस्तावना में नहीं थे। आगे अपन लोग बात करेंगे, इन्हें बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी मूल प्रस्तावना में तीनों शब्द आपके नहीं मिलेंगे, एक तो समाजवाद नहीं मिलेगा, एक पंथ निरपेक्ष नहीं मिलेगा, एक हमें अखंडता नहीं मिलेगा, एक हमें क्या नहीं मिलेगा, अखंडता नहीं मिलेगा, एक हमें अखंडता नहीं मिलेगा, अखंडता नहीं मिलेगा। ये तीनों शब्द हैं, ये 42वें संविधान संशोधन है, अभी बात करेंगे अपन विस्तार से इसमें। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अभी भारतीय संविधान में प्रस्तावना में एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी का मतलब जो स्रोत हैं उन पे सबका समान अधिकार हो, है ना। पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक मतलब जनता का शासन हो, जनता के द्वारा हो, और जनता के आपके गणराज्य यानी देश का जो सर्वोच्च है
वो सर्वोच्च है देश का, वो जनता द्वारा निर्वाचित हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन वंशानुगत नहीं हो, ऐसे देश को हम लोग क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। तो संविधान की प्रकृति अगर समझनी है आप लोगों को कि संविधान की क्या क्या प्रकृति है, तो आप इन शब्दों को समझ लो। यहां पूरा आप लोगों को संविधान की स्वभाव समझ में आ जाएगा, उसका व्यवहार समझ में आ जाएगा, उसके प्रकृति समझ में आ जाएगी। प्रभुता, संपन्नता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, यानी ऐसा देश की हम लोग बात कर रहे हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हो, उत्पादन के स्रोतों पर सभी का अधिकार हो, उसका राज्य का कोई धर्म नहीं हो, लोकतांत्रिक शासन हो, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो, और देश का सर्वोच्च है वो वंशानुगत ना हो के वो क्या हो, आप लोग आपके क्या हो, निर्वाचित हो, तो उसे हम लोग गणराज्य कहते हैं। ये हमारा भारत देश का प्रकृति है, ये संविधान की प्रकृति है। संविधान के उद्देश्य क्या है? हम न्याय की बात करेंगे, हम समानता की बात करेंगे, हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वेरी इंपॉर्टेंट आपके समक्ष एक नोट होना चाहिए, और वो है समता। आप बिल्कुल नोट लिख सकते हैं, प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख है, न कि समता शब्द का। प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख है, समानता शब्द का उल्लेख है, समानता शब्द का उल्लेख है, यानी प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख है। ये ध्यान रखें, उल्लेख नहीं है, माफी चाहूंगा, समता शब्द का उल्लेख है। नोट कर लें इसको। प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? न्याय, स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता, समाजवादी, समानता। आप आंसर देंगे सर समानता शब्द का उल्लेख नहीं है, क्योंकि समता शब्द का उल्लेख है। अब हम किन न्यायों की बात कर रहे हैं? हम लोग किन स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? हम किन समता की बात कर रहे हैं? देखो, न्याय, न्याय की बात करेंगे हम लोग तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन प्रकार के न्याय की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मैं तो कहता हूं क्रम भी आपको मालूम होना चाहिए, आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे अभी अपन लोग। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। क्या कहा मैंने? दोबारा सुन लीजिए आप लोग, क्या कहा मैंने? विचार, नंबर 1 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कितने शब्द हो गए? 5। हम कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। नंबर 1 विचार, नंबर 2 अभिव्यक्ति, नंबर 3 विश्वास, नंबर 4 धर्म, नंबर 5 उपासना। हमें विचार, अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो हम धर्म की उपासना करेंगे। एक लाइन लिखिए, मैं बोल रहा हूं वैसे, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो हम धर्म की उपासना करेंगे। क्या कहा मैंने? विचार, अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो हम धर्म की उपासना करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो हम धर्म की उपासना करेंगे। लाइन बोल रहा हूं फिर, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म में हमें विचार, अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो हम धर्म की उपासना करेंगे। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता, मैं फिर आपसे कहूंगा एक शब्द, हाँ बेटा, मैं समता फिर एक शब्द कह रहा हूं आप लोगों से, प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख नहीं है। बोलिए बोलिए बेटा यादव साहब, आप मस्त होके पढ़िए बेटा। अपन पढ़ने के लिए आए, बड़ी मुश्किल से मेरा ये टाइम आप लोगों का 35-40 मिनट का आप लोगों के लिए निकाला है, तो आप लोगों को 2-3 महीने बहुत शानदार आपको इंडिया पॉलिटी कंप्लीट करवाने वाला हूं, और आपके सभी किताबें एक तरफ हैं और आप लोगों की ये पुस्तक आप देख पा रहे हो एक तरफ है। आपको इस पुस्तक के अलावा कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत का संविधान पढ़ें आप लोग, ये ना मैं कोमा इससे हटा रहा हूं, ना इससे मैं कोमा जोड़ रहा हूं, आप आराम से पढ़ेंगे, आपकी पूरी किताबों का निचोड़ आप लोगों को एक पुस्तक में मिलेगा। भाषा ऐसी होगी कि परीक्षा में सवाल आए, और विश्वास ऐसा होगा कि आपको इसके अतिरिक्त कुछ पढ़ने की आवश्यकता होगी नहीं। एक पुस्तक, एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत पर्याप्त है, आपको इंडिया पॉलिटी को, भारत के संविधान को समझने और मजबूत करने के लिए। ये ध्यान रखें, आप लोग पढ़ते जाए बेटा, बातें कम से कम करें। मैं आपसे माफी चाहता हूं सब भाई बहनों से कि बात कम से कम करूंगा आप लोगों से, क्योंकि 40 मिनट लगते हैं, तो मैं समझता हूं 40 मिनट में आप लोग कम से कम 35 मिनट तो मेरे पास पढ़ के जाए, 5 मिनट चल जाए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपके यहाँ समता, तो नोट, स्पेशल नोट कि प्रस्तावना में समानता शब्द का उल्लेख नहीं है। समता और कितने प्रकार की समता की बात की? 2, प्रतिष्ठा और अवसर की। किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की। तो आप यहां देखेंगे कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय 3 प्रकार की स्वतंत्रता याद करेंगे। विचार, अभिव्यक्ति में विश्वास होगा तो ही धर्म की उपासना होगी, यानी कितने प्रकार की? 5। समता की बात करें बेटा 2, और वो समता कौन सी है? प्रतिष्ठा और अवसर की। इसे स्पेशल ध्यान रखें। आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको यहां मिलेगी। चलें आगे, जरा देखिए। अब बात करें प्रस्तावना को लेके प्रमुख कथन हमारे कौन कौन से हैं। ये बात हमने समझ लिया कि हम
किस प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। न्याय हमारे पास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। हम लोग बात करेंगे न्याय होगी स्वतंत्रता, हमने कहा विचार अव्यक्ति में विश्वास होगा तो धर्म की उपासना करेंगे। और समता हमारे पास अवसर और प्रतिष्ठा की दो प्रकार की हमारे पास क्या थी बेटा, समता थी। अब यहां पे नानी पालकीवाल साहब, नानी पालकीवाल साहब का थोड़ा सा मैं परिचय करवा दूं। जो आप लोगों के केशवानंद भारती जी हैं, कौन है बेटा, केशवानंद। केशवानंद जो भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 वाला मामला है ना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला, उसमें जो वकील हुआ करते थे केशवानंद जी के, वो नानी पालकीवाल साहब थे। कौन थे, नानी पालकीवाल साहब, वो वकील हुआ करते थे, वो नानी पालकीवाल साहब थे। इन्होंने कहा संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र होता है। और हम यही कह रहे हैं कि संविधान से मालूम होता है, प्रस्तावना से, हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस प्रकार के शासन की बात करने जा रहे हैं, कौन सी न्याय की बात कर रहे हैं, कौन समानता की बात कर रहे हैं, कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। ये सब कहां से स्पष्ट होता है, प्रस्तावना से। तो नानी पालकीवाल साहब ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र होता है। ठीक है, के मुंशी कह रहा है कि देखो प्रस्तावना और राजनीतिक वो संविधान की जन्म पत्री है, यानी ये क्या बता रहे हैं, जन्म पत्री बता रहे हैं। और मुंशियों के पास जाएंगे तो आप ध्यान रखना, वो जन्म पत्री ढूंढ देते हैं। मुंशियों के पास जाएंगे तो क्या ढूंढ देते हैं, वो जन्म पत्री ढूंढ देते हैं। मुंशियों के पास जाएंगे तो क्या ढूंढ देते हैं, जन्म पत्री ढूंढ देते हैं। बेटा आज करंट अफेयर्स क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि आपको गला से लग रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन ये क्लास मैं नहीं छोड़ना चाहता किसी भी हालात में, तो इसलिए इस क्लास को कंटिन्यू। तो आपकी प्रस्तावना, राजनीतिक, संविधान की जन्म पत्री, आप कैसे याद करेंगे, जन्म पत्री वाली बात मुंशी जी की है। आप कहेंगे सर जन्म पत्री रखने का काम तो मुंशी जी करते हैं। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव साहब कह रहे हैं प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बिल्कुल है, और प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। यानी ठाकुरदास भार्गव साहब कह रहे हैं, और ठाकुर साहब के पास तो आभूषणों की कोई कमी नहीं होती। ठाकुर साहब यानी ठाकुर के पास तो आभूषणों की कोई कमी नहीं है। मुंशी है वो जन्म पत्र रखता है, गलती मत कर देना क्योंकि ये आपको दिक्कत पैदा कर सकता है। तो आप कहेंगे प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। जैसे ही आभूषण की बात आएगी तो आप अरे गुरुजी आभूषण तो ठाकुर जी के पास होते हैं। आभूषण किसके पास होता है, ठाकुर जी के पास होता है। और जन्म पत्री कौन रखता है, मुंशी रखता है। ऐसे ध्यान रखें, जन्म पत्री कौन रखता है, मुंशी रखता है। तो प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये ध्यान रखें। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों को, संविधान की आत्मा। तो आपके डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो अनुच्छेद 32, कौन सा अनुच्छेद 32 है, उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो कि आप लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति है न्यायपालिका की, तो डॉक्टर अंबेडकर है, उन्होंने अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे क्या कहा गया है, तो ध्यान रखें आप भारतीय संविधान की आत्मा का है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब आपने पढ़ा होगा, ये ध्यान रखें आप लोग, वो संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो दीर्घकालिक सपनों की बात किए, वो ध्यान रखें कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने कहा है दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। ठीक है, अब सुभाष कश्यप साहब, सुभाष कश्यप साहब का नाम सुना होगा, बहुत बड़े संविधान के विशेषज्ञ हैं। और इन्होंने कहा प्रस्तावना एक शब्द का चित्र है। प्रस्तावना एक शब्द, प्रस्तावना का एक शब्द एक चित्र है। चित्र जो बोलता है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और ध्यान रखें बलिदान की कहानी, ये डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब की है ना, ये ध्यान रखें। हाँ, ये डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब की, जय जोहार बेटा। तो आप लोगों के डॉक्टर सुभाष कश्यप, प्रस्तावना एक शब्द का एक चित्र है, चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी। प्रस्तावना का एक शब्द एक चित्र है, जो चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, तपस्या, त्याग और बलिदान की, ये डॉक्टर सुभाष कश्यप साहब की है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहे हैं कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अटालिका है। यानी संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो उस पर संविधान है खड़ी एक अटालिका है। यानी संविधान शरीर है तो प्रस्तावना क्या है, आत्मा है। और यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो उस प्रस्तावना में पूरा पूरा संविधान खड़ा हुआ है, यानी एक क्या है, अटालिका। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, हमारे पास में दो चीज आया है कि उद्देश्य का संविधान की मूल आत्मा।
हमने अभी कहा था आप लोगों से कि एक ये भी कह रहे हैं कि संविधान की मूल आत्मा उद्देश्य का है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए दो बातें कि प्रस्तावना को किस वाद में, प्रस्तावना है, प्रस्तावना को किस वाद में, ध्यान रखें आप लोग, क्या कहा है? उद्देश्य का। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। हमने ठाकुरदास भार्गव साहब पढ़ा, वहां प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा बात करें, है ना बेटा, संविधान सभा हुई है अभी संविधान सभा हुई है, अभी संविधान सभा हुई है आप लोगों के। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप लोग, तीन बातें आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करें, नोट डालें आप। संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा आपको तीन जगह मिलेगी। संविधान की आत्मा कितनी जगह मिलेगी बेटा आपको? संविधान की आत्मा तीन जगह मिलेगी, नोट डाल लें। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव, नोट कर लें, प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा, शून्य से शिखर के नाम से, ठाकुरदास भार्गव है। इन्होंने संविधान को क्या कहा है? प्रस्तावना को आत्मा कहा है। और गोलकनाथ बनाम, ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो प्रकरण है, उसमें ध्यान रखें आप लोग, मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब है, उन्होंने ध्यान रखें प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की आत्मा को लेकर तीन बातें आपके पास क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 है उसे संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। ठाकुरदास भार्गव साहब ने जो प्रस्तावना को विभिन्न लाइन कही लोगों ने, जैसे के.एम. मुंशी साहब ने जन्मपुत्री कहा है ना, इसी तरीके से। तो इसी तरीके ध्यान रखें आप लोग, तो ठाकुरदास भार्गव साहब ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन कौन से मामले में और कौन से माननीय न्यायाधीश के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? तो आप लोग कहेंगे मुख्य न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में उद्देश्य का संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब देखो, ये हमारे पास न्यायमूर्ति साहब मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब है, आपको मालूम होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, है ना? हाँ, आ रही बेटा, वैकेंसी आ रही है। आप ईओआरओ की मेरे साथ पढ़ाई करें, बहुत मजबूत करूंगा, वादा है आप लोगों को। और अभी आप लोगों के थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के 8 PM पर ईओआरओ की एमसीक्यू लेके आ रहा हूं। ईआरओ की आप लोगों के एमसीक्यू लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, है ना? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दो तीन दिन से बुखार है, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर 8 बजे, आपके 8 PM पर बहुत जल्दी ईओआरओ के लिए बी पार्ट की एमसीक्यू आपके साथ लेके आ रहा हूं, है ना? गजब का आप लोगों को पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं ईओआरओ की आप मेरे साथ तैयारी करेंगे, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। क्योंकि नगर पालिका जो एक्ट है, आप सब जानते हो, नगर पालिका एक्ट सबको रट के पढ़ाना होता है। मैं भी रट के पढ़ाऊंगा, और कोई रट के पढ़ाएंगे, सब रट के पढ़ाएंगे। बात है उसको पढ़ाने के तरीके पर, बात है उसके जो नोट्स निकल के आएंगे हमारे 15 दिन बाद में, आप देखना मैं तैयार कर रहा हूं, कि बात है उसकी लैंग्वेज की, कि वो लैंग्वेज हमारे समझ में आएगी नहीं आएगी, वो इंपॉर्टेंट करेगा बी पार्ट में। बी पार्ट में नॉलेज काम नहीं करेगा, बी पार्ट में नॉलेज काम नहीं करेगा, बी पार्ट में विषय वस्तु को सटीक तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला मामला है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बात को ध्यान रखें नगर पालिका एक्ट में। यह बात मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जो बच्चे ईआरओ की तैयारी कर रहा है, इसलिए पढ़ के देखना मेरे पास। हाँ, शाम को 8 PM पर बहुत जल्दी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं अब तक कर देता ये काम, ठीक है? तो आप लोगों के यहां बात करें, ये मुख्य न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह साहब, आपको मालूम होगा कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति थे, और 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनके पद पे रहते हुए निधन हुआ। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और एक फखरुद्दीन अली अहमद साहब, दोनों के दोनों मुस्लिम रहे हैं और दोनों के पद पे रहते हुए निधन हुआ। तो तब जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ तो हमारे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी साहब हुआ करते थे। तो यही है कि भाई राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा अचानक, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और उपराष्ट्रपति हमारे पास वीवी गिरी साहब थे। तो वीवी गिरी साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने पहले भारत के। लेकिन वीवी गिरी साहब को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है ना, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो वीवी गिरी साहब ने क्या दे दिया बेटा? इस्तीफा दे दिया। किससे? उपराष्ट्रपति के पद से। अब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और वीवी गिरी साहब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब प्रावधान है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो
तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और ऐसी स्थिति एक बार बनी हमारे पास, यही हिदायतुल्लाह साहब हैं जो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया, क्योंकि राष्ट्रपति जी जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी साहब है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो ध्यान रखें, तो इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण में उद्देश्य का संविधान की मूल आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। विश्व का प्रथम संविधान जिसमें प्रस्तावना का उल्लेख था वो आप लोग कहेंगे अमेरिका का। अब सवाल बनता है हमारा कि प्रस्तावना में संशोधन, देखिए प्रस्तावना में संशोधन आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 143 जरा पढ़ें आप उसे, है ना बेटा, अनुच्छेद 143, तैयार हो जाना ईओआरओ वालों, मस्त रहो आप लोग, आपको घबराना नहीं, आपको ईओआरओ बना दूंगा। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 एक अनुच्छेद है जो कहता है कि राष्ट्रपति के पास में ये पावर है, राष्ट्रपति के पास में एक पावर है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या ले सकते हैं? परामर्श ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 143 में कहा गया है। और ये जो प्रावधान है किस देश से लिया गया है? कनाडा से। आप कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हो प्रस्तावना, लेकिन आप यहां अनुच्छेद 143 क्यों लेके आ गए? यहीं से सिलेक्शन निकलेगा, यही रीजन है, सिलेक्शन का आधार यही रहेगा। अगर ये बातें समझ गए आप लोग कि सर अनुच्छेद 143 क्यों लेके आए, जबकि अनुच्छेद 143 तो वो तो या तो राष्ट्रपति पढ़े तो पढ़ाए या आप लोग उच्चतम न्यायालय पढ़ाए तो पढ़ाए, आप यहां क्यों लेके आ गए? लेके आ गया, देखिए गौर से, हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, एक बार संशोधन किया गया। और वो ध्यान रखें, पहली बात बेरुवारी वाद। आप 1960 आप देखेंगे हर वाद में बनाम लगता है ना, लेकिन बेरुवारी वाद में बनाम नहीं लग रहा है। बेरुवारी एक क्षेत्र है जो कि पाकिस्तान को देना था, उसके मामले में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 की पावर का इस्तेमाल करके माननीय उच्चतम न्यायालय से एक सलाह ली, माननीय उच्चतम न्यायालय से सलाह ली, क्या भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या भारतीय संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? और माननीय न्यायालय ने कहा नहीं, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। और जब प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है तो इसमें अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन नहीं कर सकते। क्या मांगी गई? सलाह मांगी गई, किसी के खिलाफ वाद दायर नहीं किया गया। और वाद दायर नहीं किया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां बनाम नहीं लगा। पूछेगा आप लोगों से कि इस वाद में बनाम क्यों नहीं लगाया गया? आप कहेंगे सर वादों में बनाम लगता है, ये किसी के खिलाफ वाद दायर नहीं किया गया था, ये तो राष्ट्रपति जी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत मांगी गई एक सलाह थी, इसलिए इसमें बनाम नहीं लगा। और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? आपको इसी प्रकार के पॉलिटिक्स की जरूरत है। अब आप लोगों को ये प्रचार की दुनिया में नहीं जाना है, आपको दिखावा की दुनिया में नहीं जाना है, आपको वास्तविक दुनिया में जाना है। और वास्तविक दुनिया में जाएंगे तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अभी भी राजस्थान में अच्छे प्लेटफॉर्मों की कोई कमी नहीं है एजुकेशन के मामले में, लेकिन आप दिखावा से दूर जाके वास्तविक तक तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, और वहां से आपका सिलेक्शन भी निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद बेरुवारी वाद में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगा गया परामर्श था, इसलिए बनाम नहीं लगाया गया। अब आता है केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जी एक केरल के मठाधीश थे, हजारों बीघा इनके पास जमीन थी। केरल राज्य ने इनकी जमीन को भूमि सुधार कानूनों के तहत छीन लिया गया और ये माननीय उच्चतम न्यायालय में पहुंचे केरल सरकार के खिलाफ, इसलिए वाद का नाम क्या हो गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें जो नानी पालकीवाल साहब था, वो नानी पालकीवाल साहब ने वकालत की, और जब कोई विशेष प्रसन्न हो आप लोगों के तो वहां पे संविधान पीठ का गठन किया जाता है। संविधान पीठ एक ऐसी पीठ होती है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। 5 न्यायाधीशों से कम संविधान पीठ का गठन नहीं होता है। अब तक भारत में अगर सबसे बड़ी कोई संविधान पीठ का गठन हुआ है तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में हुआ है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13
न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी। हालांकि एक मत से वो केशवानंद जी इस वाद में हार गए। निर्णय जो आया 7-6 से, 7 सरकार के पक्ष में और 6 केशवानंद भारती जी के पक्ष में, तो 7-6 से निर्णय आया। अब तक संविधान की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ की स्थापना केशवानंद भारती मामले में हुई और इसमें बहुत सी बातें कही गई, बहुत सी बातें कही गई। ऐसा नहीं कि एक संशोधन या एक मामले में एक ही बात हो, बहुत सी बातें, लेकिन हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना के मामले में कहा यस, प्रस्तावना संविधान का अंग है और जिस प्रकार से आप लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। यानी प्रस्तावना संविधान का अंग है। आप जिस प्रकार संविधान में संशोधन कर सकते हैं वैसे ही आप प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन शर्त है मूलभूत ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए, किंतु उसका मूलभूत ढांचा है वो बदलाव नहीं होगा। आगे बात करेंगे अपन लोग आप लोगों से कि मूलभूत ढांचा क्या होता है। 42वें संविधान फिर तुरंत डिसीजन आया और डिसीजन के बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार, और जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद प्रथम पैरा में, पंथ निरपेक्ष और अखंडता छठा पैरा में, और 42वां संविधान संशोधन 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। 42वां संविधान संशोधन ध्यान रखें हुआ था 1976 में, लागू होने की बात करेगा 3 जनवरी 1977। इसी प्रकार से 44वां संविधान संशोधन है हुआ था 1978 में, लेकिन अगर उसे लागू होने की बात करेंगे तो जून 1979 में लागू हुआ। अब तक भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसमें एक बार संशोधन हुआ है और वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद के बाद में 42वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ है। 3 शब्द जोड़े गए, नंबर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो बेटा कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और कल अपन इसे फिर बात करेंगे, कल प्रस्तावना पूरी कर लेंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको गले से लग रहा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि किसी प्रकार का हमारा रूटीन ना बिगड़े।